गाइज 3 महीने पहले हमारे एक नज़दीकी मेंबर है, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। लेकिन उसके बाद हमारा जो कंटेंट का फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ा कम हो गया बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू फोकस। एंड उनके पासिंग के बाद हमें पता चला कि उनके पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। एंड उसके बाद जब मैं उन्हें हेल्प करने के लिए क्लेम्स वगैरह फाइल करने के लिए बैठा, तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। उन्होंने हमसे प्रूफ मांगे किस चीज़ के, कि आप कब उन्हें शमशान घाट लेके गए, कब आपने चिता को आग दी। एंड दैट टू उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पूछा, दैट टू वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि एक इंश्योरेंस लेते समय ना, जो भी हिडन क्लॉजेस है, जो भी लेस नोन फैक्ट्स है, वो आपको पता होने चाहिए। मैं उनका नाम इसे नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो सोशल मीडिया है मेरा, उसका मैं अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहता। लेकिन आप समझ जाओगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। और मुझे लगता है कि आपको ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 हिडन क्लॉजेस और लेस नोन फैक्ट्स बताऊंगा, जो कि आपको पता होना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और मैं तो कहूँगा कि पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे इंसाइट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहले तो है कि मल्टीपल पॉलिसीज की झंझट, जैसे हमारे केस में था कि उनके पास मल्टीपल पॉलिसीज थी, तो मल्टीपल इंश्योरेंस के पास जाना पड़ा, उनसे लड़ना पड़ा, और बहुत सारा हमें अलग अलग उनके नाटक देखने पड़े। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 1 करोड़ की एक पॉलिसी लेने से अच्छा है कि 20-20 लाख की 5 अलग इंश्योरेंस से पॉलिसी ले लो। लेकिन ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आप ही सोचो कि नॉमिनी के ऊपर क्या बीतेगी। उसको हर एक इंश्योरेंस से लड़ना पड़ेगा, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए झगड़ना पड़ेगा, कहाँ क्लेम नहीं होगा, मतलब किसी पॉलिसी में क्लेम हो जाएगा, किसी में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ना, आधा जो हमारा नॉमिनी है वो वही पर गिव अप कर देगा इन सबसे परेशान होकर। कहता हूँ कि अपनी पॉलिसीज को ना कंसोलिडेट करो। 5 से 6 छोटी छोटी पॉलिसीज लेने से अच्छा है कि आप 1 या 2 बड़ी पॉलिसीज ले लो, और एकदम आसान लाइफ बना दो नॉमिनी के लिए। क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है, जब क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है उस पर। अगर आपको ये सारी चीजें करनी पड़े तो वो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। दूसरा है नॉमिनी डिटेल्स वर्सेस लीगल हायर। अब यहाँ पर ना लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि बस नॉमिनी का नाम डाल दो, बात खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा प्रूफ मांगते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। अब लीगल हायर के केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो कि विल बना के लीगल हायर डिक्लेयर करके रखते हैं। उस केस में थोड़ी दिक्कत कम होती है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये होता है कि नॉमिनी डिटेल्स के अंदर ना जरा सी भी अगर गलती निकल जाए तो फिर उनको रायता फैलाने का चांस मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने प्रिया के शर्मा डाला हुआ है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आकर आपका नाम प्रिया कपूर शर्मा है, तो फिर बस उनको ये रीज़न मिल जाता है, और फिर उनको एक डिले करने का रीज़न मिल जाता है, और फिर वो बस डिले करते रहता है। तो छोटी छोटी डिटेल्स भी मायने रखती है। तो जो भी आपके ऑफिशियल पैन कार्ड, आधार कार्ड पे जैसा जैसा नाम है, सेम वैसा ही नाम नॉमिनी का होना चाहिए। एक एक अल्फ़ाबेट चेक करके देखना, सेम वैसे ही आपको डालना है। और एक चीज़ ऐसी है कि ना, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगती है, जो कि कोर्ट में ही मिलता है, और जिसके लिए हो सकता है महीनों या फिर सालों लग जाए। तो ये भी एक डिले करने का उनका तरीका होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर से वेरीफाइड टाइमिंग्स लाओ, ये भी एक तरीका है डिले करने का। यहाँ पर आपको क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले जब भी अपने नॉमिनी का नाम डालो तो ऑफिशियल पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड पे जैसा नाम है डिट्टो एक एक अल्फ़ाबेट वैसे ही आपको डालना है, मतलब कोई दिक्कत ना हो वेरिफिकेशन के वक्त। दूसरी चीज़, अपने नॉमिनी को बता के रखो कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो कहाँ पे रखे हुए हैं और क्या प्रोसेस रहता है। उनको अंधेरे में रखना बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, तो उनको अवेयर करके रखो इन सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा है इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट टैक्टिक, यानी कि ये वही चीज़ जो हमारे साथ हुई थी। क्या करेंगे, आप सब कुछ सबमिट कर दोगे, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हो गए, आईडी प्रूफ हो गया, आप सब सबमिट कर दोगे। बाद में बोलेंगे पुलिस वेरिफिकेशन भी लाओ। हालांकि डेथ जो है वो नॉन एक्सीडेंटल भी हो, तब भी ये लोग आपसे वो डिमांड करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि एफिडेविट लाओ उस इंसान का जिसने सबसे पहले ये सब कुछ देखा था। इनका मोटिव ना बेसिकली एक ही होता है कि आपको बस घुमा फिराओ ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, ताकि जो नॉमिनी है वो फ्रस्ट्रेट होकर ना गिव अप कर दे। यहाँ पर आपको क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सको? सबसे पहले तो फ़ोन पे बात करना बंद कर दो। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी की ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को सीधा ईमेल लिख दो, और उसके अंदर ना complaints@irdi.government.in, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको सीसी में ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमने भी यही किया था। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी वो सीधा लाइन पे आ गई थी। आप ये भी कर सकते हो कि इनका जो टोल फ्री नंबर है IRDI का, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द ऑनलाइन बीमा भरोसा सिस्टम। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर द लेटेस्ट रूल्स ऑफ IRDI,
अगर आपके केस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर 15 दिन में कंपनी को बताना होगा अपने सब चीज़ों के बारे में, या फिर उससे अगर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है तो फिर 45 डेज के अंदर उनको बताना होगा। उससे ज़्यादा अगर वो टाइम लेते हैं देन द नॉमिनी कैन चैलेंज द इंश्योरर। चौथा है वो है मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन, और इसमें ना 90% लोग फंसते हैं, क्योंकि ये जो गलती है वो आपसे एजेंट करवाता है। वो बोलता है कि भले ही आप दिन की 2 सिगरेट पी रहे हो तो वो बोलेगा कि छोड़ो यार, नॉन स्मोकर बता देते हैं, प्रीमियम बच जाएगा, और यहीं पर आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, भले ही वो एक्सीडेंटल क्यों ना हो, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा आपने लिखा हुआ है कि 2-3 महीने पहले अगर उनको पता लग जाता है कि आपको खांसी हुई थी और वहाँ पर आपने मेंशन किया था ओकेजनल स्मोकर वगैरह, तो फिर वो वही पकड़ के बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपने ये पहले डिस्कस किया होता, बताया होता, तो हम लोग आपसे ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं। तो मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन के अंडर ये आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ना जब भी फॉर्म भर रहे हो 100% ईमानदार रहने की कोशिश करो, कोशिश नहीं 100% ईमानदारी रहो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर अगर महीने में 1 सिगरेट पीते हो तो वो भी डिक्लेयर करो, कितना अल्कोहल पीते हो वो भी डिक्लेयर करो प्रॉपरली, छुपाओ मत। उसके बाद जो भी आपकी इनकम है वो प्रॉपर इनकम बताओ, ज़्यादा कवर मिलने के लिए ज़्यादा इनकम मत बताओ, और जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो प्रॉपरली बताओ। डेस्क जॉब या फिर साइट सुपरवाइजर, इन दोनों में फ़र्क है। तो प्रॉपरली जो भी आपका काम रहेगा उस हिसाब से आपको अपना ऑक्यूपेशन वहाँ पर डिक्लेयर करना है। और 5वीं चीज़ जो है ना वो क्या होती है कि जब भी अपना नॉमिनी जो है वो इंटीमेट करने जाता है, कॉल इंटीमेशन जब होता है, जब पहली बार आपको बताना होता है नॉमिनी को क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है, तो जब वो पहली बार कॉल करता है तो फर्स्ट कॉल रिकॉर्डेड होती है। तो होता क्या है कि जो अपना नॉमिनी है वो घबराया हुआ होता है, स्ट्रेस में होता है, उसे पता नहीं होता है क्या बोलना है क्या नहीं, तो वो बोल देता है कि हाँ वो कुछ स्ट्रेस चल रहा था। वो बस अंदाजे से कुछ भी बोल देता है कि स्ट्रेस चल रहा था, पिछले हफ्ते उनको चेस्ट पेन हुआ था और पता नहीं अब अचानक से ये कैसे हो गया। तो बस जो कंपनी है वो इसी चीज़ को पकड़ के बैठती है और इसी के ऊपर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर देती है कि उनको चेस्ट पेन हुआ था, उन्होंने बताया नहीं, या फिर वो किसी स्ट्रेस के अंडर थे, वो भी बताने, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है और फिर आप ना उनको एक रीज़न दे देते हो अपना क्लेम डीले करने के लिए। तो जब कभी भी ऐसी दिक्कत है ना तो अपने नॉमिनी को थोड़ा सा ट्रेन करके रखिए कि जब कभी भी ऐसा हो तो आपको ना ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बस उनको फ़ोन करके आपका क्या रिलेशन है, उनका पॉलिसी नंबर क्या है, किस डेट पे या फिर किस हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ है, बस उतना ही बताना है। बाकी जो चीज़ें ना वो डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है उनको बताने दो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। छठा जो है वो है कि फॉर्म के अंदर ना एक सवाल पूछा जाता है कि आपके जो इमीडिएट रिलेशनशिप जैसे कि पापा, बहन, मम्मी, इनको डायबिटीज़, कैंसर या फिर बीपी ये सब है या नहीं, तो आप ये सब नो लिख देते हो। लेकिन ये सब किस एज में हुआ वो आपको यहाँ पर छुपाना नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये बताते नहीं है, लेकिन अगर आपके पापा को 65 की एज में अगर डायबिटीज़ हुआ है, बीपी हुआ है, तो वो नॉर्मल है, एज रिलेटेड है। लेकिन अगर यही 45 की एज में हुआ है तो फिर वो एक कंपनी के लिए रेड फ्लैग है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऑनसेट ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं कि ऑनसेट ऑफ बीमारी, यानी कि ऑनसेट ऑफ द कॉज या डिजीज़ जिसको हम लोग बोला जाता है, उसको वहाँ पर आपको ये बताना है कि किस एज में ये सब हुआ है। ये सब आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ईमानदार रहोगे ना तो आपके नॉमिनी को बहुत सारे तकलीफों से यहाँ पर बचाया जा सकता है बाद में। तो ये तो बात हो गई कि किस किस कारण की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स दूंगा। तो यहाँ पर ना एक अच्छी पॉलिसी चूज करना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ कोई तो होना चाहिए जो आपको इस प्रोसेस में स्मूथली हेल्प करे, क्योंकि अगर आप अकेले से करना चाहोगे तो 90% लोग यही पर गिव अप कर देते हैं। यहाँ पर ना मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो इंश्योरेंस इज बैक्ड बाय जीरोधा। अब यहाँ पर ना इनसे आपको एकदम जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। ये आप लोग फ्री में इनको कॉल करके ना इनसे कंसल्टेशन ले सकते हो। इनकी जो रेटिंग है गूगल के ऊपर वो 4.9 है आउट ऑफ 5, तो आप समझ सकते हो। और बहुत सारे लोगों के आप रिव्यूज भी जाके पढ़ सकते हो, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में आप इनसे कंसल्टेशन कॉल बुक करके ये आपको फ्री में जो आपको पॉलिसी बाहर जितने में मिलने वाली है उतने में ही आपको मिलेगी। लेकिन बस इनके थ्रू जाओगे तो आपको क्लेम में बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा, बाद में आपकी नॉमिनी को भी दिक्कत नहीं होगी। सो आई वुड रेकमेंड कि आप इनसे एक बार कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है, आपको बाद में स्पैम भी नहीं करते, तो प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आपके साथ कुछ एडिशनल टिप्स भी शेयर कर देता हूं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले आप ई इंश्योरेंस अकाउंट अपना बना लीजिए, क्योंकि इंडिया में ना विल बनने के कॉन्सेप्ट है नहीं, और हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर भी नहीं करते। तो ऐसे में ना एक ई इंश्योरेंस अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आप अपने सारे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हो। तो ई इंश्योरेंस इज अ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, जहां पर आप अपनी डिजिटली सारे
पॉलिसीज को स्टोर करके रख सकते हो और फिर आप अपने फैमिली को भी इसके बारे में बता के रख सकते हो। तो ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है सेक्शन 45। ये इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 है। यहाँ पर होता है कि पहले 3 साल पॉलिसी के ना अगर कुछ भी होता है तो जो कंपनी है वो आपसे लड़ सकती है, वो मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन के नीचे आपको आपके पेमेंट्स को डिले करा सकती है, आपके क्लेम को डिले करा सकती है, या फिर कुछ भी छोटा सा उनको अगर कारण मिल जाए तो फिर वो उस चीज को बहुत लंबा खींच सकती है, डिले कर सकती है, या फिर आपको क्लेम नहीं भी दे सकती। लेकिन सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर 3 साल हो चुके हैं पॉलिसीज को तो फिर आपको उनको क्लेम देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आप जो हक रहेगा वो आपकी बाजू में जाएगा। तो यहाँ पर वो आपसे छोटे छोटे चीजों के कारण आपकी क्लेम को अवॉइड नहीं कर सकती, डिले नहीं करा सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन एक चीज में वो आपको मना कर सकते हैं, आउटराइट फ्रॉड। अगर आपने गलत नीयत से पॉलिसी ली थी तो फिर यहाँ पर वो आपको फ्रॉड प्रूफ करके आपके जो क्लेम है उसको डिले नहीं, इसको अवॉइड करा सकती है। सारी मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे यहाँ पर कोशिश आपको डराना नहीं था, यहाँ पर मुझे आपको अवेयर करना था। तो प्लीज अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो तो प्लीज अकेले इस जर्नी को थोड़ा सा बाद में आपके नॉमिनी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज अगर आप डिट्टो के थ्रू जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो एक बार बस मेरे खातिर आप यहाँ पर उनसे एक बार कॉल बुक करके देखो। स्पैम फ्री पॉलिसी है, कोई आपको बाद में कॉल भी नहीं आएगा। तो आप एक बार बस कॉल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर कॉल बुक कर सकते हो। तो फ्री कंसल्टेशन रहेगा, कुछ पैसे भी नहीं देने, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक बार बस कॉल करके बुक करके देखो, आपको बहुत अच्छे पॉलिसी आपको यहाँ पर रिकमेंड किए जाएंगे, और उसके साथ साथ बाद में जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ बन जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार ट्राई जरूर करना।